साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखते हैं हम शानदार कुछ प्रश्नों को जो कि आपके स्टेट और बीपीएससी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल रहा है, जितने भी एक वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए जो भी वीडियो दे रहा हूँ, इतना विश्वास रखिए कि इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो बस आप जो भी वीडियो आ रहा है उसको फॉलो करते जाइए, अभ्यास करते जाइए, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको। अंतिम जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस समय महसूस होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, आप पुराने हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक किया करिए। आप अपना विचार कमेंट में ज़रूर करिए। अगर हमारे वीडियो में किसी तरह का आपको डाउट लगे या कोई विचार या कन्फ्यूजन, किसी भी तरह का कोई इंक्वायरी हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि आपके विचार मेरे तक पहुंचने में सुविधा हो सके। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, पंडित वीडी पलुस्कर किन के शिष्य थे। ठीक है, तो पंडित बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर के विष्णु दिगंबर पलुस्कर शिष्य थे। और वीडी पलुस्कर जो थे वो मतलब इनके तो शिष्य थे, लेकिन इनका घराना कौन सा था, तो इनका जो घराना था ये ग्वालियर घराना था। ठीक है, और विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1872 को। ठीक है, और भातखंडे का जन्म कब हुआ था दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभिनव राग मंजरी डैश डैश ने लिखा, तो ऑप्शन में स्वामी हरिदास, अहोबल, वीडी पलुस्कर, इन तीनों ने नहीं लिखा है। अभिनव राग मंजरी किसने लिखा है, तो भातखंडे जी ने लिखा है। ठीक है, अभिनव राग मंजरी के लिए ये अभिनव राग मंजरी को लेकर के क्वेश्चन भी आया था आपकी बीपीएससी में या स्टेट में, किसी में न जरूर आया था। ठीक है, तो अभिनव राग मंजरी किनका है, तो भातखंडे जी का है। अमीर खुसरो डैश डैश शासक के अधीन थे, तो अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के अधीन थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के तो ये दरबारी गायक नियुक्त हुए थे अमीर खुसरो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से पहले सबसे पहले राजाश्रय प्राप्त हुआ था किसी शासक का, उनका क्या नाम था, तो अमीर खुसरो को सबसे पहला राजाश्रय प्राप्त हुआ था, उनका नाम था गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन नाम का एक शासक थे। ठीक है, उनका इनको राजाश्रय प्राप्त हुआ था, फिर अलाउद्दीन खिलजी के संपर्क में आए थे। ठीक है, झप ताल में मात्राएँ कितनी होती हैं, झप ताल 10 मात्राएँ का ताल है, 2-3-2-3 का विभाग होता है। ठीक है, जिस मूर्छना में अंतर्गंधार का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, देखिए जिस मूर्छना में अंतर्गंधार उसे अंतर संहिता कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों भरत ने क्या मतलब माना था अपने साधारण विकृत, तो उन्होंने संज्ञा नहीं दिया था, विकृत स्वरों का उन्होंने साधारण संज्ञा दिया था, तो उन्होंने एक को अंतर्गह माना और एक को काकली नहीं माना था। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे हर एक वीडियो को देखिए, किसी वीडियो को स्किप करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक वीडियो को देखिए। प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए विशेष ज़रूर होगा जो आपको एग्जाम में मदद पहुँचाएगा। एक राग की ऑर्डर संपूर्ण जाति में आरोह में डैश डैश और अवरोह में डैश डैश स्वर होंगे। देखिए आरोह में डैश डैश, ऑर्डर संपूर्ण जब बोल रहा है ना, तो ऑर्डर का मतलब 5 होता है और संपूर्ण का मतलब 7 होता है, तो हम लोग का आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वथा भिन्न चुनिए। देखिए आड़ कुआड़ बियाड़ ये तो होता है, लेकिन दुआड़ नहीं होता है, तो ये भिन्न है। आड़ का कितना मान होता है, 3/2। ठीक है, और कुआड़ का 5/4 मात्रा। ठीक है, और बियाड़ का 7/4 मात्रा होता है, तो ये तो मतलब कि एक ही मतलब 7 हैं, ये भिन्न नहीं है, चूँकि ये माने जाते हैं, लेकिन दुआड़ का कोई चर्चा नहीं होता है, इसलिए ये भिन्न है। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ज़्यादातर भजन और संकीर्तन गायन द्वारा शुरू हुआ, किसके शासनकाल में यह आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ज़्यादातर भजन और संकीर्तन गायन द्वारा शुरू हुआ था। भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ था वह भजन और कीर्तन के गायन के द्वारा शुरू हुआ था। यह आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये मुग़ल काल में हुआ था। ठीक है, मुग़ल काल में हुआ था ये। कौन से थाट में सभी स्वर कोमल होते हैं, भैरवी में होते हैं, रे ग धानी कोमल लगते हैं, 4 स्वर जो कोमल होते हैं भैरवी में कोमल लगते हैं। ताल झुमरा में डैश डैश मात्राएं और खंड डैश डैश संख्या और इतनी मात्रा पर खाली होती है। तो देखिए ताल झुमरा 14 मात्रा का ताल होता है,
और 14 मात्राएं होती हैं, खंड की संख्या 4 होती है और 8 मात्रा पर खाली होता है, 8वीं मात्रा पर खाली होता है। क्वेश्चन का यही सार था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ती तीना धीना धीना, ना ती तीना धीना धीना, ये मतलब कि दो दो का पेयर है, ठीक है। वह लय पहचानी जिसमें उक्त ताल लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पे दुगुन में लिखा हुआ है, दो दो में ये चंद्रमा बनाया हुआ है ना, अर्धचंद्रमा, तो यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि दुगुन लय में। ताल गज झंपा ताल में ताली किस मात्रा पर होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करके बताएंगे। वैसे ताल गज झंपा ये आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से 1 5वें और 12वीं पे, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और उसका स्वरलिपि में ताल में सम डैश डैश द्वारा दर्शाया गया। देखिए पलुस्कर में ना जो सम दर्शाया गया था, पलुस्कर स्वरलिपि में सम दर्शाया गया था उनको 1 के द्वारा, ठीक है। और आपका खाली दर्शाया गया था इसके द्वारा। हालांकि इसमें एक मतलब कि ऑप्शन में नहीं है। पलुस्कर स्वरलिपि में हम लोग का जो सम था वो 1 के द्वारा दर्शाया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 1। तो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में सम किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो भातखंडे में तो क्रॉस के द्वारा दर्शाया जाता है, तो आंसर भी हम लोग का सही हो जाएगा। एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक सप्तक में स्वरों की 12 संख्या होती है। कैसे? तो 7 शुद्ध और 5 विकृत, तो इसको प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इन चारों में से कौन सा ध्रुपद का एक भाग नहीं है? इन चारों में से तो ध्रुपद का स्थायी अंतरा संचारी भोग नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों आभोग होता है, ठीक है, भोग नहीं होता है, इसलिए वो आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको खूब इंटरेस्ट के साथ पूरा देखिए, ठीक है। इतना समझिए, आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी कंटेंट मिल रहा है, जो भी वीडियो मिल रहा है, उसका कुछ ना कुछ मतलब है, इसलिए वो वीडियो आपको दिया जा रहा है। मैं खुद सोच समझ करके एक एक वीडियो बना रहा हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट उपयोगी हो सके, ठीक है। वह तान जिसमें तान के साथ गीत के शब्द गाए जाते हैं, वह तान जिसमें तान के साथ गीत के शब्द गाए जाते हैं। देखिए गीत के शब्द जब गाए जाएंगे तो उसमें क्या होगा? गीत के बोल होंगे, तो इसलिए बोल तान आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैं अब बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में भी सहूलियत हो। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन में टारगेट रख रहा हूँ, ये ना कि 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करें एकदम, मतलब कि उसको लमरा करके एकदम, मतलब कि वो सही नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से ये है कि एकदम छोटे छोटे शॉर्ट टाइम का वीडियो बनाएं और मतलब कि बहुत ज़्यादा वीडियो को उसमें डील कर दे, चूँकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ ही चुके हैं, बस यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रूप से किसी बुक को पढ़ते रहिए और हमारे माध्यम से मेरे तरफ से जो भी हो रहा है बेटर आपको देने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। शुद्ध सप्तक का 7वां स्वर क्या है? शुद्ध नी, ठीक है। शुद्ध सप्तक का 7वां स्वर शुद्ध नी होता है, चूँकि इसके बाद से फिर सा आ जाएगा, ठीक है, अगले सप्तक में चला जाता है। तो एक सप्तक में उसका 7वां स्वर शुद्ध नहीं होता है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि जो भी दोस्त हमारे साथी जिनको अब तक वीडियो नहीं मिल रहा है उनको भी पहुंचाने का कोशिश करिए, ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सके। और आपके इस सहयोग से मेरे चैनल पे थोड़ा सा उसको ग्रोथ मिल जाएगा, तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। तो आइए गा रे गा पा धा निशा राग पहचानिए। देखिए इसमें टोटल कोई स्वर शुद्ध आपका ये कोमल लग नहीं रहा है, ठीक है। गा रे गा पा धा निशा जो ये है ये बिलावल होना चाहिए, ठीक है, बिलावल ही आंसर है इसका। कोमल गामा धानी 30 ऋषभ चढ़त गनी न सुहाई धागा वादी संवादी ते डैश डैश कहाई। कोमल गामा धानी, हालांकि कोमल गामा धानी यानी कि गा धा नी कोमल लगेगा। ऋषभ चढ़त गनी न सुहाई, ठीक है। धागा वादी संवादी ते का ये राग चंद्रिका सार का ये श्लोक है और यह इसका आंसर असावरी हो जाएगा, ठीक है। असावरी में गाधानी कोमल लगता है, इसलिए हालांकि भैरवी में भी लगता है, लेकिन इसका मैंने ये देखा था इसका डिटेल, तो राग चंद्रिका सार के अनुसार से ये आपका असावरी होना चाहिए आंसर, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन 20 हो गया। थोड़ा सा और क्वेश्चन डिटेल देख लेते हैं, वैसे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा पर कोई नहीं, फास्ट देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगले क्वेश्चन को हम लोग कल किसी दूसरे वीडियो में देख लेंगे। राग यमन के वादी और संवादी ग और नी, ये तो सभी को पता है।
राग मलकंस में वर्जित स्वर क्या है? रे और प। ठीक है, राग मलकंस का स्वर कितना स्वर लगता है? कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। इसमें वर्जित स्वर रेबा होता है। ठीक है, क्या होता है? राग मलकंस का स्वर सागा मधनी सा होता है ना, तो रेपा उसमें वर्जित होता है। ठीक है, नीसा रेगा, रे कोमल लग रहा है। म ग म ग आपका रे कोमल है। ग रेसा राग पहचानिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैसे पूर्वी में तो राग आपके म का दोनों रूप लगता है, तो इस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे तोड़ी तो होगा नहीं, और चूँकि तोड़ी में ग भी कोमल लगता है ना, और ये आपका हाँ पूर्वी ही आंसर होगा इसका। ठीक है, पूर्वी सही आंसर है। दोस्तों थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि ये बुक में भी कभी कभी ऑप्शन ही नहीं रहता है, कभी कभी आंसर ही मतलब इधर उधर रहता है। तो मैं अपने तरफ से ज़रूर प्रयास करता हूँ कि आपको हर हर तरह से सटीक दिया जाए, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं भी इंसान हूँ। किसी तरह का अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको मैं संशोधन करता हूँ। मुझे भी मज़ा आता है अगर किसी तरह का, मैं सीखना चाहता हूँ हमेशा। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप बेशक कमेंट करिएगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो तीखे रिधा कोमल गमनी आरोहित रिधहीन सम संवादी बातें, ये सब चंद्रिका सार का ग्रंथ है। ठीक है, डायरेक्ट ये भीम पलासी का इसका आंसर होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब जो श्लोक है ना, बस इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से? बनारस घराने की है। ठीक है, एक रचना जो विशिष्टता स्वरों से बनी हो और एक विशेष राग और ताल में बंधी हो। ये राग और ताल में जो रचना बंधी हो, ठीक है, इसमें सरगम गीत होगा, रागा आलाप ये तो होगा नहीं। ठीक है, कुछ ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर एलिमिनेट किया जाता है दोस्तों एग्जाम में, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जिन स्वरों का उच्चारण अपने सामान्य स्थान से ऊंचा होता है उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य स्थान से ऊंचा, उदात्त अनुदात्त स्वरित जो होता है, उदात्त का मतलब होता है मतलब ऊंचा, और अनुदात्त का मतलब नीचा, तो ऊंचा का चर्चा है तो उदात्त आंसर हो जाएगा। तानपुरे में मुख्यतः कितने तार होते हैं? तानपुरे में 4 तार होते हैं मुख्यतः। ठीक है, पहला तार और अंतिम तार, यानी कि 1 2 3 4 हुआ, ये तार और ये तार पीतल का होता है। ठीक है, और स्त्रियों में केवल ये चौथा तार पीतल का होता है तानपुरे में। और सितार में आपका 7 तार होता है। दाएं और बाएं तबले के बीच में पाए जाने वाले काले रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका आंसर स्याही हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में षट श्रुति द हिंदुस्तानी में क्या होता है? कोमल नहीं होता है। डैश डैश में तानसेन अकबर के महल में है 1556 में। दोस्तों तानसेन का जन्म कब हुआ था? पिछले वीडियो में बताए थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कुरुंदवाड़ रियासत में होता है। ठीक है, कुरुंदवाड़ में हुआ था। पलुस्कर का जन्म कुरुंदवाड़ में हुआ था। BN भातखंडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, बालकेश्वर नामक जगह पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। सुधा और विक्रेता भेद है किनके? सुधा और विक्रेता ना ये ग्राम के, ना मूर्छना के, ना प्रबंध के, ये जाति के हैं सुधा और विक्रेता। ठीक है, जिसमें विक्रेता में 11 रखा हुआ है और उसी को मिलाकर के 18 जाति होता है। ठीक है, 7 सुधा और 11 विक्रेता। उत्तर राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक है? देखिए उत्तर राग को वादी स्वर से ये मतलब कि डिसाइड होता है। किस ताल की पहली मात्रा, किसी ताल की पहली मात्रा क्या कहलाती है? तो पहली मात्रा सम होती है, ये सभी जानते हैं, इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं। 3 ताल में मात्राओं, ताली और खाली की कुल संख्या, तो 16 मात्रा। ठीक है, 3 ताली और 1 खाली होता है, तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दादरा ताल के आड़ लयकारी में दूसरे आवर्तन में लयकारी पूर्ण करने के लिए किस मात्रा पर ताल का तीसरा चक्र शुरू होगा? ठीक है, तो ये 3rd इसका आंसर हो जाएगा। संगीत में किस नाद का प्रयोग होता है? तो संगीत में आहत नाद का प्रयोग होता है, चूँकि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि यही होता है। सदा रंग आधा रंग किनके राजा का अधीनस्थ थे? तो ये तो रटी रटाई क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीले के, वो लोग दरबारी गायक थे। और अगला क्वेश्चन हम लोग का, ध्वनि करते हुए एक ताल में धुन गिनने की प्रक्रिया क्या? देखिए ध्वनि करते हुए धुन जो मतलब गिना जाता है शब्दों के साथ सशब्द होता है। ठीक है, और निशब्द उसका विपरीत होता है। उदाहरण के लिए 16 सेकंड में यदि हम 16 शब्द गाते हैं तो ताल की कौन सी लय होगी? मध्य लय होगी। अगर विलंबित लय होता है तो 16 सेकंड में 8 शब्द गाते। ठीक है, और द्रुत होता तो 16 सेकंड में 32 की चर्चा होता, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता। ये मध्य लय की चर्चा है, 16 सेकंड में 16 शब्द। ठीक है, धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिटकत गदिगन धा, ये किनका है? तो ये चौताल का है। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिटकत गदिगन धा, ये 4 ताल का बोल है।
तीगुन और आड़ लय के बीच का क्या संबंध है? तीगुन और आड़ लय के बीच का क्या संबंध है? तो तीगुन और आड़ लय का बीच का क्या संबंध है? ठीक है, तो तीगुन और आड़ लय के बीच का क्या संबंध है दोस्तों, इसको अच्छा से समझाऊंगा, इस पर थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, इसको किसी वीडियो में ये कैसे निकालते हैं ये चीज़ भी मैं आपको एग्जाम के पहले मैं सोच रहा हूँ एक बार समझा दूँ किसी वीडियो में ये सारी चीज़ें भी। हालांकि इसका आंसर तीगुन यही सही है। वैसे दोस्तों ये जो बोल रहा है क्वेश्चन 44 नंबर, तीगुन और आड़ लय के बीच क्या संबंध है? देखिए तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तीगुन। ठीक है, तीगुन किसके बराबर है? तो इसमें जैसे इसका आंसर ये होगा तो 2 गुने आड़ का मतलब क्या होता है? 3/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 जाएगा और ये 3 बच गया। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन ये होगा आंसर। ठीक, ताल झुमरा में कितनी मात्रा होती है? तो झुमरा ताल 14 मात्रा का ताल है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एक स्वर के मंद्र, मध्य और तार क्या कहलाते हैं? तो स्वर के मंद्र, मध्य और तार ये नाद के स्थान कहलाते हैं। चूँकि अस्थाई होंगे नहीं, टिम्बर तो गुण होता है, तो नाद स्थान कहलाता है। एक स्वर के मंद्र, मध्य और तार नाद के स्थान कहलाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन आप लोगों को? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार प्रश्नों के साथ। दोस्तों आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के पहले तक आपके सारे सिलेबस को टच करते हुए एक एक कंटेंट को आप दे दिया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप हमें बस सपोर्ट बनाए रखें।